नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना उद्योग जगत को करना पड़ा। इस क्षेत्र को सहारा और संरक्षण देने के लिए सरकार ने भरसक कोशिश की। इसी कोशिश में उसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2020 को लागू किया, जिसके चलते आईबीसी के तहत कंपनियों को दिवालिया घोषित करने पर 6 महीने की रोक लगा दी। इस रोक को बाद में 2 बार बढ़ाया भी गया। उद्योग को दी जा रही इसी छूट की अवधि 25 मार्च 2021 को खत्म हो गई, यानी आईबीसी के तहत की जाने वाली कार्रवाई अब फिर से शुरू की जा सकेगी। आज अर्थनीति के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब कर्जदाताओं को उनकी रकम वापस मिल पाएगी, क्या बैंक के एनपीए उनका क्या होगा, क्या ये बढ़ेगा, क्या छोटे उद्योग जो अब भी कोरोना की मार झेल रहे हैं उन्हें कोई मदद मिल सकती है। तो इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं सुधाकर शुक्ला जी, होल टाइम मेंबर हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बैंक ऑफ इंडिया के। सुधाकर जी, स्वागत है आपका। और हमारे दूसरे मेहमान हैं शुभमोय भट्टाचार्य जी, कंसल्टिंग एडिटर हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड के। शुभमोय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के मुताबिक दिसंबर 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2020 के बीच आईबीसी के तहत 4117 केस फाइल किए गए। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के शुरू होने के बाद 549 केसों का निपटारा किया जा चुका है। 348 केस वापस लिए जा चुके हैं। 308 के रेजोल्यूशन प्लान को मान्यता मिल चुकी है और 1112 केसेस में लिक्विडेशन शुरू हो चुका है। यानी 30 दिसंबर तक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत 1800 केस थे। अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की बात करें, जहां जुलाई 2020 में 19,844 केस थे, वहीं अब ट्राइब्यूनल के तहत 21,250 केस हैं, जिनमें 12,438 आईबीसी से संबंधित हैं। इसका बैंकों की सेहत पर असर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों पर दबाव बढ़ रहा है। बैंकों का ग्रॉस एनपीए रेशो, जो सितंबर 2020 में 7.5% था, उसके सितंबर 2021 में 13.5% तक बढ़ने की आशंका है। तो ये आंकड़े आपने जाने, और अब हमारे एक्सपर्ट्स जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आईबीसी का ये जो सस्पेंशन रिवोक किया गया है उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। सुधाकर जी, शुरुआत चर्चा की आपसे करती हूँ। तो पिछले साल जो ये आईबीसी के कुछ प्रोविजंस को सस्पेंड करने का फैसला सरकार द्वारा लिया गया, उसके तहत कॉर्पोरेट सेक्टर को किस तरह की रियायत देने की वजह से ये फैसला लिया गया था, और अब जब इस सस्पेंशन को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है तो उसके पीछे क्या कारण है? धन्यवाद जी। जो आईबीसी सस्पेंशन का जिक्र हो रहा है, ये मूलतः प्रश्न कुछ अनुच्छेदों से जुड़ा हुआ है, और अभी भी आईबीबीआई और आईबीसी दोनों महामारी के दौरान भी कार्यरत थे। केसेस आ रहे थे। जो 25 मार्च 2020 से पूर्व के केस थे वो बराबर फाइल हो रहे थे, उन पर निर्णय भी हो रहे थे। और अभी जो द्वार पे हैं एनसीएलटी के एडमिशन द्वार पे, वो करीब 10,000 केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि एनसीएलटी आईबीसी पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया था। केवल कुछ अनुच्छेद किए गए थे और उसके कारण बहुत क्लियर हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का भी प्रिस्क्रिप्शन देखें साथ में, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो महामारी है और जो उसके आर्थिक प्रभाव हैं वो बड़े व्यापक हैं। तो इसलिए पहली स्टेज में तो फ्रीज की स्टेज है। जितनी भी आपने कदम उठाए हैं आईबीसी या इंसॉल्वेंसी उन्मूलन के लिए, उसको बेसिकली फ्रीज करना होगा, वो कदम हमें से रोकने होंगे। तो दुनिया भर में की जो सुचारू रूप से कंपनियां चल सकती हैं और केवल कोविड की वजह से खतरे में आ जाएं डिफॉल्ट के, उनको रोकने के लिए दुनिया भर में कदम उठाए।
भारत ने भी ये कदम उठाया और हमारा जो आईबीसी के अनुच्छेद 7, 9 और 10 जैसा आपने कहा, उसको सस्पेंड कर दिया गया। इतना ही नहीं, हमने डिफ़ॉल्ट की लिमिट भी बढ़ा दी, 1 लाख से 1 करोड़ कर दी। तो कोई भी डिफ़ॉल्ट जो 1 करोड़ से नीचे है, अब वो आईबीसी के दायरे से बाहर है और इससे काफ़ी एमएसएमईज़ को राहत की संभावना है। 7, 9 और 10 के अनुच्छेद तो अभी कायम कर दिए गए हैं, मगर 1 करोड़ की जो परिसीमा जो निर्धारित की गई थी, वो यथावत चालू है और संभवतः वो चालू रहेगी। और ठीक है। तीसरा आक्षेप इसमें ये था कि जो आप सारी रिपोर्टें दुनिया भर में पढ़ते हैं, शोध कार्य इसमें यही निकल के आ रहा है निचोड़ कि एमएसएमई ही मुख्य रूप से प्रभावित होंगे और उसके लिए एक व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है। जी, तो और किस तरह की योजनाएं हैं, इस पर आऊंगी आपके पास और समझूंगी कि अलग-अलग सेक्टर्स के लिए किस तरह की योजनाओं पर सरकार काम कर रही है। पर शुमोय जी, आपके पास आती हूं और जानना चाहती हूं कि ये जो आईबीसी के कुछ प्रोविजंस जिनको सस्पेंड किया गया था महामारी के दौरान पिछले साल, उनको अब उस सस्पेंशन को अब रिवोक किया गया है। क्या स्थिति अब सामान्य हो गई है कि इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को वापस शुरू किया जाए? क्या हम प्री कोविड टाइम के सिचुएशन में आ गए हैं कि अब हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ सकते हैं? हाँ, ये मोटा-मोटी सवाल यहीं पे आके होता है कि नॉर्मलसी किस तरह से हम समझते हैं। तो एक तरफ तो ये चीज़ है कि पिछले साल जून में जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, उसमें ये बताया गया था कि 25 मार्च से लागू होने वाले जो भी केसेस थे, उनको आईबीसी के दायरे में नहीं आएगा और वो ऑर्डिनेंस फिर से उसको बिल के तहत बनाया गया जो मॉनसून सेशन में उसको अप्रूव किया गया एंड अवधि उसका बढ़ाया गया 25 मार्च इस साल मार्च के एंड तक। तो बात ये रही कि सारे जो केसेस उस समय में आ सकते थे बैंक के थ्रू से, यानी बैंक जब पूछेंगे किसी कंपनी से कि आपको दिवालिया कोर्ट में ले जाया जाए या नहीं, तो वो सारे सवालें उन सारे कंपनियों के ऊपर जो इस साल पिछले साल मार्च से इस साल के मार्च तक लागू हो सकते थे, वो बंद थे। लेकिन अभी जब ये ऑर्डिनेंस और ये जो बिल है इसका दायरा खत्म हो गया है, तो ये नहीं कि सरकार ने कोई नया लॉ लाए हैं। इनका जो टर्म था वो इस साल के मार्च तक था और वो खत्म हो गया। तो इसका मतलब है आईबीसी जो पिछले प्रोविजन जो चल रहे थे पिछले साल मार्च तक, उसमें फिर से बरकरार हो गया है। कंपनियों के लिए और बैंकों के लिए जब आप पूछते हैं कि नॉर्मलसी का मतलब क्या होता है, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि जैसे अभी आप डिस्कशन में बात कर रहे थे कि कौन से कंपनी आईबीसी का साथ लेते हैं, उसमें उसके तहत आना चाहेंगे और बैंक्स भी कितने जोश शोर से अपने आईबीसी के केसेस को फिर से लागू करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल इसी बीच ये जब प्रोसेस जब बंद था, तो आरबीआई ने रेजोल्यूशन का एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस भी शुरू किया था और उसके तहत भी बहुत सारे कंपनियों को बैंक्स डिस्कस कर रहे थे। यानी कि बैंकरप्सी दिवालिया के चीज पहले डिक्लेयर होने से पहले वो एक इंटरमीडिएट स्टेप है और वो इंटरमीडिएट स्टेप को शुरू किया गया था और कई सारी कंपनियां उसके तहत भी रेजोल्यूशंस में हैं। तो क्या अभी वो रेजोल्यूशंस बैंक्स उनसे हटाकर आईबीसी में लाएंगे? मुझे नहीं लगता है वैसे अभी होगा, क्योंकि बैंक्स पहले चाहेंगे कि जितने सारे ऑप्शंस हैं उसको खत्म किया जाए। अगर उससे फायदा नहीं बनता है, तब बैंक्स के पास आईबीसी का जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, जो उनके पास इस साल नहीं था, उसको वो फिर से लागू करेंगे। तो लॉ के हिसाब से इट इज बैक टू नॉर्मल। प्रैक्टिकल प्रोसेस में नॉर्मल होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा और वो साधारण भी है, सही भी है कि बैंक्स और कंपनीज दोनों ही अपने अपने हित को देखेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर छोटी और वल्नरेबल कंपनीज की बात करें शुभमय जी, तो उन पर क्या असर होगा इसका? क्योंकि महामारी की चोट काफ़ी उद्योग जगत को लगी है और कई कंपनीज ऐसी हैं जो उस शॉक से 1 साल बाद भी उभर नहीं पाई हैं। तो क्या उनके लिए किसी और रियायत की ज़रूरत है? देखिए, उनके ऊपर जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे, उनके एक तो प्रावधान बढ़ा दिया गया है कि 1 करोड़ का लिमिट
आईबीसी में अभी कर दिया गया। 1 करोड़ से नीचे का जो एसेट्स होता है उन पर आईबीसी का कार्रवाई नहीं होता है। तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे एमएसएमई क्षेत्र के कंपनी, माइक्रो सेक्टर तो छोड़ ही दीजिए, इवन स्मॉल सेक्टर के भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अभी इसके दायरे से बाहर रहेंगे। और वो सही भी है कि उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आया है, उनके ऊपर बहुत सारा झमेला चला है पिछले 1 साल में। तो निश्चित ही वो अभी कर नहीं पाएंगे, अभी उनको समय लगेगा। सरकार ने उनकी तरफ जो सहायता का हाथ बढ़ाए हैं वो चीज को संभाल के उनके ऊपर फिर आगे चल के उनके बिजनेस में जो शॉक आया था उस शॉक को से रिकवर करने के लिए उनको समय लगेगा। और वो समय उनको आईबीसी के इस प्रावधान को लिमिट को ऊपर करने से जो फायदा आया है वो उनको मिलेगा। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए एक एडवांटेज है कि एमएसएमई के आईबीसी का प्रावधान जो है उनके ऊपर लागू नहीं होगा। मोटा मोटी ज्यादातर कंपनियां उनसे निकल जाते हैं। और तो इसलिए फायदा भी है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक पोजीशन रहता है कि उनको आईबीसी के तहत ले जाना नहीं पड़ेगा। वो हैंड होल्डिंग कर सकते हैं कंपनीज को, छोटे छोटे कंपनीज को उनके तरफ ध्यान दे सकते हैं कि जब बड़े कंपनीज को आईबीसी से डील करेंगे, छोटे कंपनी के ऊपर वो अलग तरीके से कर सकते हैं। बैंक के ऊपर भी स्पेस बनता है, समय बनता है कि वो छोटे कंपनियों को और गौर से देखे और उनके लिए जो कार्रवाई करना चाहिए उस पर अमल करना शुरू करें। जी सुधाकर जी, एक कंसर्न ये है कि अब क्योंकि आईबीसी की प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो जाएगी तो देयर विल बी अ डर्ट ऑफ केसेस, कई सारे एनपीए के इश्यूज जो हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है और इससे सिस्टम पर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा। उसके लिए कितने तैयार हैं और ऑपरेशनल इश्यूज किस तरह के सामने आएंगे? जो काफ़ी बढ़ोतरी के अंकलन हैं उसको डेटा जो अवेलेबल है वो चिन्हित नहीं कर पा रहा है। एक तो वी शेप इकोनॉमी रिकवरी ऑलरेडी विजिबल है और आरबीआई ने परसों ही घोषणा की है कि कोविड की दूसरी लहर के बावजूद भी दोहरे अंक की वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर संभावित है। और जो हमारे पास स्टडीज उपलब्ध हैं उसमें भी दिवालिया मामले में अधिक वृद्धि की सूचना नहीं है। सो इन कारणों से हमें नहीं लगता कि अत्यधिक दबाव पड़ेगा। दबाव है, दबाव पहले भी था। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 10,000 केसेस पेंडिंग है एनसीएलटी में। तो एनसीएलटी की संरचना और उसमें जो और वृद्धि, उसमें जजेस की नियुक्ति, ये सब मामलों पे सरकार विचार कर रही है और इसके पे निर्णय जल्दी ही लिया जाएगा। और इसके साथ ही जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि एमएसएमई के लिए और जो ऑल्टरनेट्स हैं जो हम कह रहे हैं जहां पे कम दबाव एनसीएलटी पे पड़े, वो है प्री पैक। और उसके लिए प्री पैक डिस्पेंसेशन इनफॉर्मल सिस्टम और फॉर्मल सिस्टम को फ्यूज करता है। तो ये इनफॉर्मल सिस्टम को जब हम ज्यादा महत्व देंगे तो दबाव एनसीएलटी पे कम पड़ेगा। ऐसी विचारधारा के साथ ये प्री पैक सरकार ऑलरेडी बजट में घोषणा कर चुकी है और इसके शीघ्र आने की संभावना है। ठीक है मिस्टर भट्टाचार्य जी, एक प्री पैक रेजोल्यूशन की बात कही सुधाकर जी ने और जिस पर सरकार काम कर रही है टू क्लियर बैकलॉग एंड आल्सो द न्यू केसेस, ये किस तरह का स्कीम है, किस तरह से काम करेगा और खास करके अगर हम फास्टर रेजोल्यूशन की तरफ से अगर देखें तो ये कितना कारगर होगा? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है। और प्री पैक का मतलब ये हुआ है कि जब दिवालिया की हम बात करते हैं तो मोटा मोटी वो कंपनीज के ऊपर ही लागू हो, लेकिन जो आप जैसे एमएसएमई की बात कर रहे थे या दूसरे जो एंटरप्राइजेस हैं जो उसमें उस लेवल का ऑपरेशंस नहीं है, उनके लिए भी इस दिवालिया का बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन दिवालिया का जो आघात होता है वो उनके ऊपर नहीं आना चाहिए। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी व्यवसाय को बंद होना स्वाभाविक है कि किसी वजह से कंपनी, कोई भी यूनिट, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकते हैं। तो जब वो बंद होते हैं
तो भारत में मुश्किल ये था कि बंद होने के बाद वो कैपिटल वहीं के वहीं उस यूनिट का लॉक्ड रहता था लिटिगेशन में, बहुत सारे झमेलों में, जिससे क्या होता था कि अगर प्रोमोटर्स अपना उस कैपिटल को लेकर नए आयाम से अगर काम शुरू करे तो उनके पास पॉसिबिलिटीज नहीं था। दूसरे लोग भी आकर उस यूनिट को अगर फिर से अगर शुरू करना चाहे तो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये सारे बहुत दिनों तक लंबित रहते थे। ये जो प्री पैक सिस्टम लाया जा रहा है और जिसका घोषणा जैसे शुक्ला जी ने कहा कि बजट में किया गया है और बहुत जल्द आने वाला है, इससे ये होगा कि लंबी चौड़ी जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है इसका झमेला नहीं रहेगा छोटे छोटे उद्योगों पर। वो एक जिसे कहते हैं एक शॉर्टकट मेथड के तहत वो इसका लाभ उठा सकेंगे। ये नया चीज है भारत के लिए। ये पहले शुरू के मतलब इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन इसको लाने में बहुत तरह का डिस्कशन हुआ है कि किसको किस तरीके से लाया जाए, इसको किस में क्या क्या सेफगार्ड्स लाया जाए और किस तरीके से छोटे उद्योगों पर ये लाभवान हो। तो उसके लिए ये जो प्री पैक सिस्टम है, ये अभी जब आएगा तो वो एक और बेनिफिट रहेगा कि भाई कंपनी जब छोटे उद्योग अगर अपना कारोबार बंद करके फिर से नया कुछ कारोबार शुरू करना चाहे तो वो ये रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर चल सकते हैं। इस रेजोल्यूशन से फायदा क्या होता है कि जितने सारे लिटिगेशंस वगैरह है वो सारे खत्म हो जाते हैं। सारे सब कुछ खत्म करके जैसे कहते हैं कंप्लीट इरेजर के बाद प्रोमोटर्स जो हैं उनको एक नया कदम लेने के लिए उनको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता है कि भाई हमारे आगे पुराने केस जो थे उसके क्या हो रहे हैं वगैरह। तो ये प्रीपैक सिस्टम बहुत काम का चीज़ है। दूसरे देशों में इसको इस्तेमाल होता है और ये ज़रूरी है कि भारत में हम जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे नए यंग प्रोफेशनल्स अपने अपने उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो इस तरह का सिस्टम उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सुधाकर जी, तो जैसा आप काम शुरू करे और ये ना सोचे कि भाई हमने जो कैपिटल लगाया वो कैपिटल फंस जाएगा। इससे फायदा क्या होता है कि जो उनको लोन देते हैं उनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा महंगी करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये यूनिट नहीं चला तो बहुत जल्दी ये रेजोल्यूशन प्रोसेस से उनका जो पैसा है वो उनके पास वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं रहता है तो नेचुरली जो लोन दे रहे हैं उनको सूद ज़्यादा डिक्लेयर करना पड़ता है ताकि वो रिस्क को भी कवर करे। तो कुल मिलाकर कैपिटल लेने के लिए छोटे उद्योगों को आसान तरीका बन जाता है कि जब उनको पता है कि रेजोल्यूशन यानी कि जब कंपनी बंद होगी उसका खर्च कम रहेगा और वो उनके ऊपर एक प्रेशर पॉइंट बन के नहीं रहेगा। ये है इस पूरे सिस्टम का बेनिफिट। बिल्कुल, तो जैसा कि आप दोनों ही बता रहे हैं कि बहुत ही काम की चीज़ है, नया एक सिस्टम है जिसको लाया जा रहा है। सुधाकर जी, एक और अगर हम डेटा को देखें तो रेजोल्यूशन टाइम की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार नेशनल एवरेज हमारे देश का अभी भी 440 दिन है, जबकि बड़े शहरों जैसे मुंबई और दिल्ली की बात करें तो यहाँ 475 दिन है। तो क्योंकि अब हम फास्टर रेजोल्यूशन की तरफ हमें बढ़ना होगा और अब फिर से इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू होगी, तो फास्टर रेजोल्यूशन के लिए इसको कैसे नीचे लाया जाए, खास करके जब हम बड़े शहरों की बात कर रहे हैं तो, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनको भी और कारगर किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, जो प्रावधान है उसके मुताबिक तो ये 330 दिन में केस को सॉल्व होना चाहिए और सारी प्रक्रियाएं उसी तरीके से संगठित की गई हैं। मगर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं, सीओसी हैं और इवन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैं, वो काफ़ी समय लेते हैं क्योंकि हर मुद्दा जो कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन से जुड़ा हुआ है उसको चैलेंज किसी न किसी तरीके से लोग करते हैं और जिनके हाथ में अभी कंपनी है, जिनकी कंपनी है, सबसे ज़्यादा चैलेंज वही करते हैं कि ये इसमें ये त्रुटि है, ये त्रुटि है। तो जूरिस्प्रूडेंस की डिमांड है कि सारी त्रुटियों को भी प्रोसेस देखे
तो इसलिए ये कुछ डिले होते रहे हैं। इसीलिए हमने कोशिश की थी कि हमने सरकार ने ये लाया भी था कि 330 दिन के अंदर ही होना है, बट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिकली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि it is not mandatory, it is directory. So the 330 days is not mandatory. This is the only provision which has been struck by Supreme Court. तो ये थोड़ा सा इशू है, बट प्री पैक में हमने 120 दिन का समय ही दिया है, और हम इसके साथ ही सारे स्टेक होल्डर्स, इवन सीओसी के लिए भी हम चाहते हैं कि उनको कोड ऑफ कंडक्ट हो, जिससे कि टाइम बचे। ऐसा ना हो कि किसी में कोई जो निर्णय लेने के लिए आए हुए हैं वो कहें नहीं, मतलब ये डिस्कशन हो गया, अब इसके बेसिस पे मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करूंगा जाके, फिर बताऊंगा निर्णय, तो उससे बहुत विलंब होता है। तो सीओ के लिए भी हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही शायद इस पे हमें सफलता प्राप्त होगी। इससे पहले आपने एनसीएलटी को भी मजबूत करने की बात की थी, तो अगर और इस बारे में इकोनॉमिक सर्वे में भी जिक्र किया गया है कि एनसीएलटी, डेट रिकवरी और अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है, वक्त की यही मांग है। तो जब हम इन सब एस्पेक्ट्स पर बात कर रहे हैं, खास करके फास्टर रेजोल्यूशन हो, ये फोकस रहे, तो इस बारे में सर्वे में जिक्र है, बट कदम किस तरह के उठाए जा रहे हैं सुधाकर जी? एक कदम इस पे चर्चा हो चुकी है उच्च लेवल पे कि हमें कितनी आवश्यकता है, कितने जजेस की, कितने बेंचेस की, और इसका आंकलन हो चुका है। कई हमारे अभी भी जो स्ट्रेंथ है, जो कि सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वो पूर्ण रूप से पूरी नहीं है, क्योंकि जो हमें कैंडिडेट चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। मगर फिर भी हमारी कोशिश यही है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सारी कैपेसिटी डेवलप करें। इसके साथ ही हमने ये भी कोशिश की है कि जैसा कहा जाता है कि ये आईबीसी का जो निष्पादन है कानूनी रूप से, वो डायरेक्टरी इन नेचर है। इट इज बेनिफिशियल, बेसिकली बेनिफिशियल लॉ है। इसके लिए कोई आपको सारे केसेस के उदाहरण देके कोई नई मिसाल कायम करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जजेस भी टाइम कम ले सकते हैं। हमने यूएस के पद्धति अध्ययन की, उससे हमारे यहाँ 6 गुना ज्यादा समय हम लेते हैं। तो ये सब हम लोगों ने अध्ययन करके सारे कोर्ट्स को बताने की प्रक्रिया में है कि इस तरह से और जुरिस्डिक्शन में समय कम किया गया है। बट आपका कहना सही है, और इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि स्ट्रेंथ बढ़ाने की महती आवश्यकता है आज के दिन में। बिल्कुल बिल्कुल। शुभमय जी, एक आखिरी सवाल आपसे, अगर हम पूरी आईबीसी की प्रक्रिया की बात करें तो जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक, बीच में कोरोना महामारी की वजह से हालांकि कुछ प्रोविजंस को सस्पेंड कर दिया गया था, पर उससे पहले देखें अगर, तो ये कितना कारगर रहा है इन रिकवरी ऑफ बैड लोन्स, और क्या कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें कुछ बदलाव या बेहतरी की जरूरत महसूस होती है? इस बारे में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कमेंट किए थे कि डिफॉल्टर्स पैराडाइज इज लॉस्ट। यानी कि जब 2016 से पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जब तक नहीं आया था, तब तक भारत में बहुत आसान था किसी कंपनी को कि चाहे वो कितने भी शेयर होल्डर्स पैसे को डुबा दे, पूरे मार्केट में डेट का पहाड़ बना दे, लेकिन उनके ऊपर कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं था। और इसीलिए जब से आईबीसी आया है, मैं मानता हूँ आईबीसी भारत में एक, जिसे कहते हैं, एक बेसिक रिवोल्यूशन है कैपिटल को फिर से कम लाने में, और जिसका मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बाकी सभी लोगों के लिए कम करने के लिए। तो तब से कंपनियों में एक, जिसे कहते हैं, खलबली मच गया है कि भाई हमारा कंपनी डूब, हमारे हाथ से कंपनी चला जाएगा। अभी शुक्ला जी जो बता रहे थे कि केसेस आते हैं, एक के बाद एक केसेस आते रहते हैं। कई सारे फेमस केसेस में हमने देखा है कि एक के बाद एक केसेस, इनफैक्ट मैं कह भी सकता हूँ ऐसा स्टील के केस में 2 साल तक केस चला, और वो केस इसलिए चला क्योंकि बार बार कंपनी के प्रोमोटर्स ये दावा करते रहे कि भाई कंपनी हमारे हाथ में फिर से वापस आए। ये भारत में पहले नहीं होता था, और ये देश के साधारण नागरिक के लिए अच्छा चीज़ है कि कैपिटल
जब उन्होंने दिया है बैंकिंग क्षेत्र से, तो बैंक डूब जाए और प्रोमोटर्स कंफर्टेबल रहे, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये पिछले साल इनफैक्ट हम लोगों को काफ़ी चिंता भी थी कि 1 साल के लिए ये जो आईबीसी को मुलतवी रखा गया, इसकी वजह से क्या ये बहुत दिनों के लिए बंद हो जाएगा। शुक्र है कि वो नहीं हुआ है और 24 मार्च से आईबीसी का जो प्रोसेस है वो फिर से लागू हो गया है और ये लागू होकर ये चलते रहे आगे। बैंक्स भी खासकर अभी बहुत ज़रूरी है कि बैंक्स इसको लास्ट रिसॉर्ट ज़रूर माने, लेकिन रिसॉर्ट ज़रूर माने, यानी कि बड़े केसेस को इसमें लाने में बिल्कुल ना हिचकिचाए। तभी भारत के लोगों के लिए ये इसका जो पोटेंशियल है वो कारगर सिद्ध होगा। कंपनियां बहुत तरह से बोलेंगे कि नहीं इसमें ये होता है वो होता है, लेकिन वो जिसे कहते हैं एक्सक्यूजेस का पहाड़ है। और हमारे बहुत सारी रिपोर्ट्स, फंड्स रिपोर्ट्स, एनालिस्ट के रिपोर्ट्स आए हैं जो जिसने दिखाया है कि सालों से चलते हुए कितने लाख करोड़ के पैसे लोगों के बैंक के जमा हुए हैं, नष्ट हो रहे हैं, बिकॉज की कंपनियों को दिवालियों का कोर्ट में नहीं लिया जा रहा था। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है, शुरू हुआ है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा रिफॉर्म है जिसे लाया गया था, लेकिन वही है कि इसको कारगर बनाने के लिए ज़रूरी है कि सही तरीके से इसे लागू किया जाए। तो वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। तो अर्थनीति के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।